गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जितनी भी यहां पर लाइव क्लास है जो कि उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक नोटिफाई हो सके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे दथुरो दथुरियो गुलाब के जामुन रसगुल्लो? अरे कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक भी होंगे और मस्त भी होंगे। आ चुके हैं। चलो, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तैयारी अच्छी चल रही है? जीवित हो के सब के सब? यदि जीवित हो तो हाँ लिख दीजिए कि हाँ सर हम जीवित हैं। लोपा मुद्रा महंता बिल्कुल गुड मॉर्निंग डियर। अरे जीवित हो तो फटाफट से बोल दो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलेगा, शेयर कर दो फटाफट से क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ के अंदर आपसे मिलने आ रहे हैं, और कब आ रहे हैं ये सभी को पता ही होगा कि आपके सामने छाती के ऊपर लिखा हुआ है कि सर 24 सितंबर को हम मिलने वाले हैं आपके साथ लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश और नवाबों के शहर के अंदर। बात करते हैं कि सर एड्रेस कहां होगा, तो मधुबन गेस्ट हाउस चांद गंज गार्डन रोड है, और वहीं पर जो है वो ऑडिटोरियम है, वहीं पर आप लोगों से मिलने वाले हैं। चलेगा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शेयर इट एवरीवन, क्लास को शेयर कर दीजिए और हम यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए करें स्टार्ट, कार्रवाई को बढ़ाएं आगे। यस या नो? जैसा कि आप सभी को पता है कि विजडम आपके लिए जो है यूपीपीएससी का कोर्स लॉन्च कर रखा है। विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी और वहीं पर ये यूपीपीएससी का कोर्स आपको मिलने वाला है। सर इस कोर्स की जो प्राइस है वो कितनी है? इस कोर्स की प्राइस जो रहने वाली है वो कितनी है कि सर 2,999 रुपए इस कोर्स की प्राइस है। प्री और मेन एग्जाम दोनों की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, यस सर, ओके है सर, जीवित हैं तो बिल्कुल जीवित है तो आ जाओ फटाफट से। तो जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। आपके लिए बुक भी अवेलेबल है, यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो डेफिनेट आपके लिए बुक भी अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? कल कम क्वेश्चन किए थे, लेकिन स्टार्ट करते हैं कारवा आपके सामने कि मेट्रानिडोजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। चलेगा, श्वेता पांडे जी बोल रही सर एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेज क्यों नहीं चलती है? किस बैच की बात कर रहे हैं श्वेता पांडे? कौन से बैच की बात कर रहे हैं? लाइव क्लासेज? लाइव क्लासेज जो है अभी लखनऊ जाने के चक्कर के अंदर 2-3 दिन तक जो है क्लासेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीचर्स भी जा रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन तक जो है आपकी क्लासेज ऐप के अंदर लाइव नहीं होगी। ओके, फिर भी कोशिश करूंगा टीचर्स जो है वो क्लास ले पाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वाणी गुड मॉर्निंग। कुमार रवि सी दे रहे हैं, एकता सी दे रहे हैं। सी क्या है? डिसेंट्री। ओहो क्या बात है, डिसेंट्री के अंदर देते हैं। और यहां पर जो सी दे रहे हैं वो भी अभी थोड़ी देर के अंदर चेंज कर लेंगे। सर यूपीपीएससी की क्लासें कहां स्टार्ट चल रही है? लाइव बैच नहीं है यूपीपीएससी का, रिकॉर्डेड बैच है, उसके अंदर तो सारी क्लासें डाल दी गई है। चलेगा, डी ऑप्शन दिया जा रहा है। मेट्रानिडाजोल जो है वो कॉमनली यूज जो है वो ली जाती है किसके अंदर? डायरिया के अंदर। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, देखते हैं कौन क्वेश्चन को सही कर पाएगा। चलिएगा, चलिए डी ऑप्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल यहां पर जो है मेरे सलट चुके हैं, आधे मेरे दथुरे जो है लिपट चुके हैं और सभी ने आंसर को गलत किया है। यही चीज होती है कि कंपटीशन से आपको अलग करना, और यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग परी। यस जी सर, ओके है तो ओके है। तो जिसने भी वो डी दिया है वो कतई भैया जी गलत बात बोली है उन्होंने कि डायरिया की कंडीशन के अंदर मेट्रानिडाजोल दी जाती है। पहले बात तो मेट्रानिडाजोल जो होती है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग होती है, और ये जो दी जाती है, आपने नाम सुना होगा अमीबिएसिस, सुना है? यस या नो? फटाफट से आंसर दे दीजिए। सुना है क्या अमीबिएसिस? अरे नाम सुना है क्या? अमीबिएसिस का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के अंदर जो है हम बात कर सकते हैं
सर विजडम ऐप डाउनलोड करना है। डियर मधु, जाइए, आप कहां पर जाओगे, प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, विजडम नर्सिंग कोचिंग को सर्च करो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिएगा, जियार्डिसिस, ट्राइकोमोनियसिस, अमीबियासिस, इन सभी कंडीशन के अंदर एक ड्रग दी जाती है और उस ड्रग को बोला जाता है मेट्रानिडाजोल। कौन सी ड्रग देने वाले हैं? मेट्रानिडाजोल। और सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया है। सॉरी शक्तिमान बोलते हुए आगे बढ़िएगा। डायरिया की कंडीशन के अंदर जो है हम मेट्रानिडाजोल नहीं देते हैं। हम देते हैं किस कंडीशन के अंदर? डिसेंट्री की कंडीशन के अंदर। राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर कि सर डिसेंट्री की कंडीशन के अंदर जो है ये ड्रग दी जाती है। और यहां पर कमेंट कर रहे हैं, गलत बात है, सभी ने ऑलमोस्ट ने गलत दिया है। आप सभी जानते हैं कि मेट्रानिडाजोल एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है, एंटी पैरासाइटिक होती है, मारने का काम करती है। यदि ब्लीडिंग यदि हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर बात करने वाले हैं। कल सर आपने पढ़ाए थे, बिल्कुल। तो यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। डायरिया में तो आप क्या कहे, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। अरे डायरिया की कंडीशन के अंदर आईवी फ्लूइड दे सकते हो, ओआरएस दे सकते हो, जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं। यस, ये सभी चीजें आप डायरिया की कंडीशन के अंदर देने वाले हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, गलत करवा दिए सर जी, हमने नहीं करवाया, आपने अपने आप गलत किया है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना एक सबसे बड़ी आर्ट है, कला है। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, कोलेरा के अंदर जो है वो कौन सी ड्रग दी जाती है? आंसर दीजिएगा। कोलेरा के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है? आपने नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन का, डॉक्सीसाइक्लिन का। ये वाली ड्रग जो हम कोलेरा के अंदर देने वाले हैं। ओके, तो कैसे भी याद रखो, याद रखना है। चलिएगा, कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन जब गलत होता है तो आनंद ही कुछ और होता है, और आनंद की प्रभुति तो चाहिए अपने को। चलिएगा, शानदार एमसीक्यू है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सही कर पाता है। कि सर डोट्स थेरेपी जो चलती है वो उसके अंदर कैटेगरी आती है फर्स्ट, और जो फर्स्ट कैटेगरी आती है उसमें हम कितने दिन का जो है वो ट्रीटमेंट देने वाले हैं? कितने दिन का जो है वो ट्रीटमेंट चलता है? आंसर दीजिएगा। 6 महीने, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको डोट्स के बारे में बताने वाला हूं। आंसर दीजिएगा। अच्छा, डोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। ये इसकी डोट्स की फुल फॉर्म होती है। अच्छा, कब आया था डोट्स? डोट्स कब आया था? 6 मंथ जो दे रहे हैं वो रुक जाना। ठीक है, वो रुक जाना। दिल थाम कर बैठिएगा कि दूसरा क्वेश्चन भी जो है आप गलत करने के लिए तत्पर हैं। सर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स जो होता है वो बेसिकली डोट्स कब स्टार्ट हुआ था? सन 2007 के अंदर। कि सर सन 2007 के अंदर जो है आपका डोट्स स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं कि सर यहां पर जो है डोट्स अलग अलग थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और हमने यहां पर क्या किया था सर? अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हमने दिया था। कि सर इसके अंदर 2 टाइप की जो है हमने ड्रग यूज में ली थी। एक ली थी फर्स्ट लाइन ड्रग और एक ली थी सेकंड लाइन ड्रग। मोस्टली जो यूज में ली जाती है सबसे ज्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो यूज में ली जाती है। कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो यूज में ली जाती है। कि सर इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर किस नाम से जानते हैं? HRZES। कि सर ये जो होती है ये सभी फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। HRZES की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर दीजिएगा। HRZES की फुल फॉर्म क्या होती है? चलेगा, आंसर दीजिए फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? फटाफट से कमेंट करो। जीवित हो गया? चलेगा, बताइए, आंसर दीजिए। सन 2007 के अंदर आया था महेश चांद्रा जी। अच्छा, HRZES की इसके एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म आती है। H की फुल फॉर्म क्या होती है? R की फुल फॉर्म क्या होती है? Z की फुल फॉर्म क्या होती है? E की फुल फॉर्म क्या होती है? S की फुल फॉर्म क्या होती है? कि सर ये तो बावड़ा बना रहे हो आप कितनी देर से। अरे नहीं बेटा जी, पूछा जाता है क्वेश्चन HRZES की फुल फॉर्म क्या होती है।
अच्छा, H का मतलब क्या होता है? आइसोनायाजाइड ड्रग। कौन सी ड्रग? आइसोनायाजाइड ड्रग दी जाती है। R बोले तो रिफैम्पिसिन ड्रग। कौन सी ड्रग? रिफैम्पिसिन ड्रग। सर Z का मतलब पायराजीनामाइड। कौन सी ड्रग? पायराजीनामाइड हम देने वाले हैं। सर E का मतलब क्या होता है? इथाम्ब्यूटोल। कौन सी ड्रग? इथाम्ब्यूटोल। सर S बोले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ड्रग? स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो है हम देने वाले हैं। तो यदि आपको फुल फॉर्म यदि एग्जाम के अंदर पूछे तो क्या आप गलत कर पाओगे क्या? HRJDS की फुल फॉर्म यदि पूछे तो क्या गलत कर पाओगे? यस या नो? फटाफट से आंसर दे दो। यदि आ गया है समझ में तो आगे बढ़ू या पीछे बढ़ू, बताइएगा। यस या नो? बिल्कुल, रिफाम्पेसिन, आइसोनायाजिड, पायराजीनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग हम देते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये ड्रग जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर चलती है। जब भी आप डोज थेरेपी देते हैं तो हम 3 कैटेगरीज एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि सर कितनी कैटेगरी चलती है? 3 कैटेगरी। फर्स्ट चलती है, कैटेगरी सेकंड चलती है और कैटेगरी थर्ड चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी फर्स्ट चलती है, सेकंड चलती है और थर्ड जो है वो चलती है। अच्छा, कैटेगरी फर्स्ट का कलर यदि पूछे तो सर हम इसे किस नाम से जानते हैं? रेड के नाम से। कौन सा कलर होगा? रेड कलर जो है हमें देखने को मिलता है। कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं तो कैटेगरी सेकंड का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है। सर कैटेगरी थर्ड का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। यस या नो? समझ में आया? अब बात करते हैं कि सर कैटेगरी फर्स्ट का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन की हम कितने समय तक जो है वो दवाइयां देते हैं। कैटेगरी फर्स्ट की यदि हम बात करें तो कितने दिन तक जो है ट्रीटमेंट चलता है? आंसर दीजिए। आप ही आंसर दोगे क्योंकि आपने ही गलत किया है, मैंने सही करवाऊंगा। चलेगा, सभी बताऊंगा। डियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिफाम्पेसिन क्या करती है, सारी चीजें जो टॉपिक आ चुका है सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे कि सर कैटेगरी फर्स्ट का कलर रेड होता है। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सर ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? सर 6 महीने का। कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का। कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं तो कैटेगरी सेकंड के कितने महीने का होता है? 8 मंथ का। लेकिन थर्ड का भी कितना होता है? 6 मंथ का आपको ड्यूरेशन देखने को मिलता है। यस या नो? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी कोई न्यू स्मीयर जो पॉजिटिव पेशेंट आएगा वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ही आता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रवि नांडोडिया जी, न्यू पेशेंट फर्स्ट, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं। देखिएगा, दोबारा से कमेंट करके आंसर मैं बताता हूं कि सर कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जो है कौन कौन से पेशेंट आते हैं या टाइप्स ऑफ पेशेंट। यदि आपके पास कोई नई स्लाइड आई है, न्यू स्मीयर पॉजिटिव, कोई नया केस यदि आया है तो वो सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आने वाला है। ठीक है? या आपके पास न्यू स्मीयर नेगेटिव आया है जो है पॉजिटिव नहीं है, क्या है? नेगेटिव है, तो सर वो कौन सी कैटेगरी के अंदर हम रखने वाले हैं? कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम रखने वाले हैं। यस या नो? या कोई न्यू केसेज आया है आपके पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, कौन सी का? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का यदि न्यू केसेज यदि आया है तो वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम रखने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कि सर कैटेगरी फर्स्ट के अंदर न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का केसेज आएगा, कोई नया स्मीयर पॉजिटिव आया वो आएगा, और नेगेटिव यदि आया है तो वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम रखने वाले हैं। ठीक है? अब सर इनके अंदर जो है वो दो फेजेज चलती है कि एक चलती है इंटेंसिव फेज, एक चलती है कंटिन्यूअस फेज। आईपी और सीपी नाम सुना होगा क्या? एक नाम सुना होगा क्या? आईपी और एक नाम सुना होगा सीपी, कि एक तो चलता है इंटेंसिव फेज और एक चलता है कंटिन्यूअस फेज। अब आपको बताना है कि सर आईपी के अंदर कितनी ड्रग हम देते हैं। आंसर दीजिएगा, कितनी ड्रग दी जाती है आईपी के अंदर, इंटेंसिव फेज के अंदर। तो ध्यान में रखना कि सर 2 लिखा जाता है आगे की तरफ। इसके सामने हमने इंटेंसिव फेज के अंदर क्या लिखा है? 2 लिखा है, और हरजे लिख लेना HRZE। और HRJDS मैंने फुल फॉर्म बता दी है कि सर यहां पर 2 HRJD और लास्ट के अंदर क्या लिखा है? 3 लिखा है। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब बात करते हैं कि सर इस 2 का मतलब तो क्या होता है और इस 3 का मतलब क्या होता है। तो आगे वाला जो 2 होता है वो तो काउंट किया जाता है मंथ के अंदर। इसके अंदर किया जाता है मंथ के अंदर, महीने के अंदर, कि 2 महीने इंटेंसिव फेज के अंदर HRZE ड्रग हम देने वाले हैं, हरजे देने वाले हैं। सर 3 का मतलब होता है थ्राइस ए वीक। क्या?
थ्राइस ए वीक, कि वीक के अंदर 3 दिन हम देने वाले हैं। क्या देंगे? वीक के अंदर हम 3 दिन देने वाले हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ये आती है सर इंटेंसिव फेज के अंदर। किसके अंदर आती है? इंटेंसिव फेज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यदि कंटिन्यूअस फेज की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या आती है? 4 महीने चलती है हर, कि 4HR3, क्या 4HR, HR बोले तो HR आइसोनाइजिड और रिफाम्पेसिन जो है थ्राइस ए वीक चलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज। यस या नो? बोलो, आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो हाँ या ना, चलेगा। सर कैटेगरी सेकंड के अंदर कौन से केसेज को रखा जाता है? ऐसे केसेज जो रिलैप्स हो जाते हैं। रिलैप्स का मतलब एक बार यदि आपको टीबी हो गई और टीबी होने के बाद जितने भी केसेज आएंगे वो कौन सी केसेज के अंदर देखने को मिलेंगे? सर कैटेगरी सेकंड के अंदर। किसके अंदर? कैटेगरी सेकंड के अंदर। या फेल्योर हो गया केस। फेल्योर का मतलब आपने टाइम पर जो है दवाइयां नहीं ली और केस जो है वो फेल हो चुका है, तो फेल्योर की कंडीशन इसी के अंदर आती है। या डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर का मतलब जो चीज आपको दी गई थी आपने वो नहीं ली, डिफॉल्टर हो चुका है। तो ये सभी कंडीशन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आने वाले हैं? कैटेगरी सेकंड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिलैप्स, फेल्योर और डिफॉल्टर कौन सी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं? कैटेगरी सेकंड के अंदर आने वाले हैं। यस या नो? लेकिन हम बात करें सर किसके अंदर? कैटेगरी थर्ड के अंदर। और जितने भी न्यू केसेज होते हैं पॉजिटिव के साथ स्मीयर जो है स्पुटम पॉजिटिव आते हैं। क्या आते हैं? स्पुटम स्पीयर। देखिए पॉजिटिव केसेस तो हैं, लेकिन जो स्पुटम स्पीयर होता है, स्पुटम से लिया गया टेस्ट वो नेगेटिव आए, और वो किसके अंदर आते हैं? आपके कैटेगरी थर्ड के अंदर। तो क्या तीनों कैटेगरीज क्लियर है? यस या नो? क्या तीनों कैटेगरीज के अंदर कोई डाउट है? तो फर्स्ट पहला एमसीक्यू मैंने क्या क्या बता दिया? कैटेगरी फर्स्ट का कलर बता दिया, ड्यूरेशन मैंने बता दिया, इंटेंसिव फेज मैंने बता दी, और सर रिलैप्सिंग फेल्योर डिफॉल्टर कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है, और यहां पर जो है स्पुटम स्मीयर नेगेटिव और वो हमें देखने को मिलता है। क्या सारी चीजें क्लियर है? यस या नो आंसर दे दीजिए फटाफट से। चलेगा। यस सर, यदि क्लियर है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, यदि क्लियर है तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनेगा कि सर डोट्स थेरेपी के अंदर आपने 5 ड्रग बताई है HRZES, और H का मतलब आपने क्या बोला है? आइसोनायाजिड बोला है। क्या बोला? आइसोनायाजिड। अब बात करते हैं सर आइसोनायाजिड के बारे में कि सर ये होती क्या है, काम क्या करती है? अच्छा, बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है क्या? यस या नो? आंसर दीजिए, आंसर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा जोर देते हुए चलेंगे। बात करते हैं हम यहां पर सर डोट्स थेरेपी के अंदर सबसे पहली ड्रग जो आती है वो कौन सी आती है? आइसोनायाजिड ड्रग। कौन सी ड्रग आती है? आइसोनायाजिड ड्रग, जिसे आपने किस नाम से बोला है? H के नाम से जानते हैं। सर बोला जाता है कि ये एक तरीके की बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। आइसोनायाजिड, आइसोनायाजिड अच्छा कभी कभी INH भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INH। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आइसोनायाजिड जो होती है एक तरीके की कौन सी ड्रग होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ड्रग होती है? आंसर दीजिएगा। कौन सी होती है? बिल्कुल यस सर। अरे कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग। कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि ये बैक्टीरिया को जो है वो मार देती है। बैक्टीरिसाइडल जो है वो ड्रग होती है। ये ऐसी ड्रग होती है जो क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। BBB, किसकी BB? कि ये सर ऐसी ड्रग होती है जो ब्रेन के अंदर ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्या करती है सर? क्रॉस करने का काम करती है। यदि आपको पूछा जाए कि सर हम डोज कितनी देने वाले हैं आइसोनायाजिड की, तो डोज की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट आती है सर 300 mg दी जाती है। कितनी दी जाती है? 300 mg मिलीग्राम जो है वो डोज देते हैं। और सर कब ओडी दी जाती है? ऐसा नहीं कि सुबह शाम चलते रहे, नहीं भैया, ओडी दी जाती है, दिन में एक टाइम जो है देने वाले हैं। क्या? दिन में एक टाइम देने वाले हैं। फिर यहां से क्वेश्चन आता है सर इस ड्रग का साइड इफेक्ट। क्या आता है? साइड इफेक्ट। कि यदि आपको बोला जाए कि जब भी ये ड्रग लेते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट आता है, और वो साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या करता है ये?
पेरिफेरल न्यूराइटिस को कोज करता है। क्या कोज करता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस को कोज करता है। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप आइसोनाइजिड ड्रग देते हैं तो एक विटामिन आपको देनी है, और वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B6, जिसे आप पायराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पायराडॉक्सिन के नाम से जानने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ड्रग पेरिफेरल न्यूराइटिस करते हैं, इसलिए विटामिन B6 जो है, पायराडॉक्सिन जो है वो दी जाती है। ये माइलिनेशन के अंदर काम आती है, नर्व जनरेशन के अंदर हेल्प करने वाली है। ओके, यस या नो? बोलो, बताओ फटाफट से। समझ में आ गया? चलेगा, ये भी आ गया। एक सिंगल बेस्ट ड्रग ये होती है जो HIV के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करती है। बोला जाता है कि सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द TB इन द HIV पेशेंट। मान लीजिए किसी पेशेंट को HIV है, तो उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पर TB हो सकता है। तो उस TB को रोकने के लिए बोले तो प्रोफाइलैक्सिस यदि आपको करना है, तो सर कौन सी ड्रग हम देने वाले हैं? यहां पर आइसोनाइजिड ड्रग देने वाले हैं। कौन सी ड्रग हम देते हैं? आइसोनाइजिड। कि सर आइसोनाइजिड जो ड्रग होती है वो डिक्रीज कर देती है इफेक्टिवनेस ऑफ द OCP। डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ OCP। दो ड्रग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सेकंड चॉइस होती है। सेकंड चॉइस का मतलब है यदि आपके ऑप्शन के अंदर यदि दिया हुआ रिफाम्पिसिन, तो सर रिफाम्पिसिन पहली चॉइस होती है, जो OCP बोले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आप रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करती है? कम करती है। सेकंड चॉइस। लेकिन यदि आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले कि फर्स्ट चॉइस कौन सी है कि जो सबसे ज्यादा करती है, और वो कौन सी करती है? रिफाम्पिसिन करती है। कौन सी ड्रग करती है? रिफाम्पिसिन। तो ये दो क्वेश्चन यहां से फिर से निकल कर आएंगे। तो सेकंड चॉइस तो आपकी आइसोनाइजिड हो गई, और फर्स्ट चॉइस कौन सी होती है? आपकी रिफाम्पिसिन होती है। क्या क्लियर है? यस या नो? अच्छा, OCP की इफेक्टिवनेस पर्ल इंडेक्स नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये पर्ल इंडेक्स जो होता है यहां पर यूज किया जाता है इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए OCP। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपके आइसोनाइजिड से बनता था। सेकंड हम बात करते हैं सर रिफाम्पिसिन। कौन सी ड्रग है? रिफाम्पिसिन। और रिफाम्पिसिन आप सभी जानते हैं ये भी एक तरीके की कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। यस या नो? अरे बोलो, कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। बोलो। फिर बात करते हैं कि सर कितनी डोज जो है वो दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डोज के ऊपर। यदि आप रिफाम्पिसिन यदि ड्रग दे रहे हैं तो कितनी डोज दी जाती है? तो आप क्या बोलोगे? 450 mg ओरली। अच्छा, एक ड्रग छोड़ दो, बाकी सभी जो है वो कौन से रूट से दी जाती है? ओरली। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग होती है वो IM रूट से दी जाती है। बाकी सभी ड्रग जो होती है वो कौन सी है? सब ओरली रूट से हम देने वाले हैं। बैक्टीरिसाइडल होती है, डोज जो होती है वही 450 mg दी जाती है। ध्यान में रखना, याद रखना, बैक्टीरिसाइडल होती है, OD ही चलती है ये भी। ओके, यस या नो? सर क्या बोले? प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ TB क्या होगा? देखिए, यदि आपको पूछे कि सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर द प्रोफाइलैक्सिस इन द HIV पेशेंट, कि HIV पेशेंट के अंदर TB ना हो, उसको रोकने के लिए बेस्ट ड्रग कौन सी होती है? तो वो पहले वाली थी आइसोनाइजिड। कौन सी थी? आइसोनाइजिड जो थी HIV वाले पेशेंट के अंदर TB को रोकने में काम आती है। बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। और यदि प्रोफाइलैक्सिस TB पूछा जाए मधु राजपूत, तो आपको आंसर करना है रिफाम्पिसिन, कि मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। क्लियर है? ये लीजिए, सिंगल क्वेश्चन फिर से आ चुका है। मोस्ट इफेक्टिव कौन सी? सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होती है, जो यूज में ली जाती है, वो कौन सी ड्रग होती है? यही होती है एक्सेप्ट कि एक चीज के अंदर नहीं काम करती है। और वो कौन से पेशेंट होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट। कौन से? इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट। जिन पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होती है ना, उनके अंदर जो है ये ड्रग काम में नहीं आती है। ठीक है, ये ड्रग वहां पर काम में नहीं आती है।
इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर। इसीलिए तो आपने वहां पर आइसोनाइजेड दिया था, क्योंकि एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर आइसोनाइजेड जो है वो काम करती है। यस या नो? कभी भी आपको पैरेंटल रूट से ये वाली ड्रग नहीं देनी है, गोपोकापी नहीं करनी है भैया जी कि आईएम दे दिया। और ये हमेशा खाना खाने से 1 घंटे पहले दी जाती है, बिफोर द टेकिंग ऑफ द मील। जो आप मील लेते हैं, जब भी आपने खाना खाया है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको जो है ये दवाई लेनी होती है, या खाने के 2 घंटे बाद में ये आपको दवाई लेनी होती है। ये ध्यान में रखना। ओके, यस या नो? समझ में आ गया कि सर जब भी हम दवाई देते हैं तो सर एक इसका ड्रग का साइड इफेक्ट आता है, ये रेड और ऑरेंज कलर का यूरिन जो है वो निकालता है। कौन से कलर का? कभी कभी रेड भी बोल सकता है, ऑरेंज भी बोल सकता है, पिंकिश कलर ऑफ यूरिन। पिंकिश कलर ऑफ यूरिन, कि यूरिन का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? रेड, ऑरेंज और पिंकिश कलर ऑफ यूरिन जो है हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? और फर्स्ट ओसीपी की डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। सर कभी कभी हिंदी में भी पढ़ा दिया करिए। गुड़िया जी हिंदी के अंदर ही पढ़ा रहा हूं, बोलो हिंदी के अंदर ही तो पढ़ा रहा हूं, इतनी तो इंग्लिश यूज में नहीं ले रहा डियर। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी सर रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट ड्रग कौन सी होती है? पायराजिनामाइड, जेड वाली ड्रग। अच्छा, ये जेड वाली ड्रग कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बैक्टीरिसाइडल है। कौन सी है? यदि आपको पायराजिनामाइड बोले कि कौन सी ड्रग होती है, तो आप भी क्या बोलोगे? बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट डोज। अभी किसी बता रहे थे कि सर 1500 होती है, किसी ने ऑप्शन तो दिया था। बिल्कुल, डोज कितनी दी जाती है? 1500 mg ओडी ओरली। कितना दी जाती है? 1500 mg ओडी और ओरली रूट से जो है ये वाली ड्रग जो है हम देने वाले हैं। अच्छा, इसका भी क्या साइड इफेक्ट होता है क्या? बताइए बताइए, बोलो साइड इफेक्ट बताओ। जब भी आप पायराजिनामाइड ड्रग देते हैं तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है? बोलो, कमेंट करो फटाफट से, क्लास को लाइक करो, राइट आंसर दीजिएगा। क्या साइड इफेक्ट होता है इस ड्रग का? वैसे तो सबसे कम साइड इफेक्ट होता है, बट एक तरीके की क्रॉनिक कंडीशन, यदि आप लंबे समय तक यदि ये ड्रग लेते भी है ना, तो सर ये एक चीज करती है। हाँ बिल्कुल, क्रॉनिक यूज यदि आप करते हैं तो ये वाली ड्रग में कोज कि सर ये किस चीज को करती है? हिपेटोटॉक्सिसिटी को। हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर को डैमेज करती है। पहला क्वेश्चन की हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो करती है, और हिपेटोटॉक्सिसिटी के साथ एक बीमारी को कोज करती है, और वो बीमारी कौन सी होती है? गाउट। कौन सी है? ऑलमोस्ट ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑलमोस्ट ने करेक्ट आंसर दिया है कि सर ये ऐसी ड्रग होती है जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है, और उसी बीमारी को किस नाम से जानते हैं? गाउट। कि सर इस बीमारी के अंदर इंक्रीज क्या हो जाता है? यूरिक एसिड लेवल। और यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिजीज। आपके लिए लेकर आऊंगा कौन सी? गाउट की बीमारी। यस या नो? तो गाउट जो है हमें देखने को मिलती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, और गाउट को साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट ड्रग आती है सर इथाम्ब्यूटोल। कौन सी ड्रग आती है? इथाम्ब्यूटोल। ये देखिए सारी क्वेश्चन मैंने करा दिया एंटी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। फर्स्ट लाइन ड्रग इथाम्ब्यूटोल, आप सभी जानते हैं ये बैक्टीरिसाइडल होती है या बैक्टीरियोस्टैटिक होती है? आंसर दीजिए, बताइए। तो आंसर दीजिएगा कि एकमात्र इकलौती एक ऐसी ड्रग है यहां पर जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। कौन सी होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक। ये भी बेटा जी ऑरली दी जाती है, और आपको बताना है कि इसकी कितनी डोज दी जाती है। बैक्टीरी कौन सी होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब कि ये केवल ग्रोथ को कम करती है, मारती नहीं है बैक्टीरिया को। ओके, फिर सर डोज की बात करते हैं तो डोज कितनी दी जाती है? कोई बोल रहा है 1200, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, 1200 mg ओडी। सेम क्वेश्चन, 1200 mg जो है हम ओडी देने वाले हैं। फिर आता है सर इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या आपको देखने को मिलता है? और ये ड्रग करती है ऑप्टिक न्यूराइटिस। किसको कोज करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। और यदि ऑप्टिक न्यूराइटिस आ गया तो इसका मतलब देखने के अंदर प्रॉब्लम होती है,
रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कभी भी 3 साल के छोटे बच्चों के अंदर कभी भी इथाम्ब्यूटोल ड्रग हम नहीं देंगे, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है, 3 साल से छोटे उम्र के बच्चों के अंदर, यदि 3 साल से उम्र कम है तो कभी भी उन बच्चों के अंदर हम ये वाली दवाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऑप्टिक न्यूराइटिस को करेगी तो सर ब्लाइंडनेस को कोज कर सकती है, कलर ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलेगी रेड और ग्रीन। इसलिए बोला जाता है कि बिलो लेस देन 3 ईयर ऑफ एज दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिकॉज लीवर को भी ये क्या करती है, डैमेज करती है। ओके, तो ये इथाम्ब्यूटोल ड्रग हम देते हैं। लास्ट के अंदर सर लास्ट ड्रग आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ड्रग आती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग। ये एक इकलौती एक ऐसी ड्रग है, कौन से रूट से दी जाती है? आईएम रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सभी दी जाती है, लेकिन एक आईएम जो है वो दी जाती है, डोज बोले तो 750 mg जो है हम देने वाले हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। कभी भी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती, कभी भी हम प्रेगनेंसी के अंदर ये वाली ड्रग नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी प्रेगनेंसी यदि महिला को है तो महिला को प्रेगनेंसी है तो कभी भी स्ट्रोमाइसिन जो है हम ड्रग जो है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो 8th क्रेनियल नर्व है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व यदि डैमेज हो जाती है तो इसका मतलब आप क्या हो सकते हैं, डीफनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डीफनेस। तो इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर गिवन टू द आईएम रूट, बाकी सभी जो है वो ऑरली रूट से दी जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये डीफनेस को कोज करती है और डैमेज किसको करती है? आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व और हियरिंग लॉस को देखने को मिलता है। बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो, यदि यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको और तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या आप रेडी हैं क्वेश्चंस पढ़ने के लिए? क्या आप रेडी हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? यस या नो बताइए। तो यदि यस है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मोस्ट एटीटी ड्रग आर द हिपेटोटॉक्सिक। लिखो पहला क्वेश्चन, मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। अच्छा, मैंने आपको ड्रग का नाम बता दिया है डियर, HRJDS, दोबारा नहीं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सी ड्रग जो है सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक होती है, मतलब लीवर को डैमेज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन लीवर फेल्योर पेशेंट। कि मान लीजिए किसी पेशेंट का लीवर फेल्योर हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग वहां पर हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देने वाले हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन रीनल फेल्योर। यदि आपकी किडनी फेल हो चुकी है तो किडनी फेल के अंदर हम कौन सी ड्रग जो है वो देंगे ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर। 3 MCQज मैं आपसे पूछने वाला हूं, तीनों MCQ का आंसर आपको देना है। सर पायराजिनामाइड यहां पर आंसर दिया जा रहा है कि पायराजिनामाइड हम देने वाले, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है? पायराजिनामाइड। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है? पायराजिनामाइड होती है। यदि लीवर फेल्योर की बात करता हूं तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इथाम्ब्यूटोल ड्रग हम देने वाले हैं। कौन सी ड्रग देंगे? इथाम्ब्यूटोल हम ड्रग देंगे। इन केस ऑफ द टीबी, यदि ड्रग ऑफ चॉइस बोले टीबी की, लीवर फेल्योर वाले में इथाम्ब्यूटोल, लेकिन रीनल फेल्योर के अंदर कौन सी ड्रग हम देने वाले हैं? रिफाम्पिसिन। ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट MCQ है, लिख लीजिएगा, दोबारा मत बोलना कि सर हमें नहीं बताया। तो क्या आज आपने कुछ नया सीखा? यस या नो फटाफट से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आज आपने नया सीखा? तो नया सीखा है तो डेफिनेट इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है? बोलिए।
यस सर, यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बता दो अब तो इस क्वेश्चन का। अरे अभी तो बताया था कि कैटेगरी फर्स्ट है, तो कैटेगरी फर्स्ट का ड्यूरेशन कितना होता है? 6 मंथ का। कितना होता है? 6 मंथ तक हम दवाई देते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। VVM यूज फॉर द मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ, जो VVM यूज में ली जाती है वो किस चीज की पोटेंसी जो है वो चेक की जाती है? आंसर दीजिएगा। ये भी एक बेहतरीन एमसीक्यू है, डीपीटी वैक्सीन के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ओपीवी के लिए या टाइफाइड के लिए, किसके लिए जो है वो यूज में ली जाती है? कौन सी वैक्सीन के लिए हम यूज में लेने वाले हैं VVM? फटाफट से कमेंट करो। अच्छा, VVM की फुल फॉर्म क्या होती है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। क्या बोलते हैं? वैक्सीन वाइल मॉनिटर, फुल फॉर्म ऑफ द VVM। वैक्सीन वाइल मॉनिटर की बात कर रहा हूं। अब वैक्सीन वाइल मॉनिटर के अंदर सर एक जो है वैक्सीन चलती है। राइट आंसर की बात करूंगा तो ज्यादा माता पच्ची नहीं करूंगा, सी इज द राइट आंसर। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। कि सर ओपीवी की वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव एंड फ्रीज रेजिस्टेंस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हीट सेंसिटिव। कि सर ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ओपीवी है वो हीट सेंसिटिव है एंड फ्रीज रेजिस्टेंस होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लेना स्टार करके। यदि आप ओपीवी वैक्सीन के बारे में पढ़ोगे तो ओपीवी वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव और फ्रीज रेजिस्टेंस होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? यस या नो? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अब यदि आपको बोला जाए कि आप जो है कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको रखोगे, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा कि +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर टू 8 डिग्री सेल्सियस तक हम रखते हैं। लेकिन कभी कभी हम लॉन्गर पीरियड तक भी रखते हैं। लॉन्गर पीरियड का मतलब जानते हैं, कभी कभी हम लंबे समय तक भी जो है इस ड्रग्स को रखने वाले हैं इसको। और लॉन्गर स्टोरेज यदि आपको करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको रखते हैं लॉन्गर पीरियड। अच्छा, मैंने यहां पर क्या बताया है? क्या बताया है कि सर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप जो है रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यदि आपको इसको रखना होगा तो आपने बोला था कि फ्रीज रेजिस्टेंस है, फ्रीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस को शो करेगी। तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप रख सकते हैं। कल ही रोशन सर ने बताए थे, बिल्कुल ओके, याद रहेगा? अरे बोलो, चलेगा। अब बात करते हैं कि सर यहां पर पल्स पोलियो कैंपेन चला था। अच्छा, ये क्या चला था? पल्स पोलियो अभियान था, कैंपेन था। सर उस पल्स पोलियो कैंपेन के अंदर बात करते हैं तो एक चीज आई थी, वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है वो यूज में लिया था। कब? जब क्या चला था? जब इस पोलियो वैक्सीन के लिए पल्स पोलियो कैंपेन चला था। क्या चला था? पल्स पोलियो कैंपेन। कि सर पल्स पोलियो कैंपेन जो है उसके अंदर VVM का यूज किया गया था, वैक्सीन वाइल मॉनिटर का जो है वो यूज में लिया गया था। कि सर इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वैक्सीन देखी होगी, इस तरीके की वैक्सीन जो है आपने देखी होगी। अब बोला जाता है कि उस वैक्सीन के ऊपर जो है स्क्वायर बने हुए होते हैं और बोला जाता है कि ये सबसे जो अंदर वाला स्क्वायर होता है ये हमें क्या बताता है? हीट सेंसिटिव चिप होती है, इनर स्क्वायर। ये जो इनर स्क्वायर है ना, लिख लेना, इनर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? हीट सेंसिटिव चिप। कौन सी है? हीट सेंसिटिव क्या होती है? चिप होती है। कौन सी? इनर स्क्वायर वाली, जो अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से यदि आपको दिखाई दे रहा है, आपका जो है इनर स्क्वायर वाला एकदम चकाचक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आपको स्पष्ट यदि दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप जो है इस वाली वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। लेकिन सर अब यदि ये इनर स्क्वायर यदि धीरे धीरे घिरने लग जाए और कंप्लीटली सर कवर कर ले, कंप्लीटली क्या कर ले? इस तरीके से कवर कर ले, तो हम बोलेंगे कि इसकी पेटेंसी जो है वो अब पहले जैसी नहीं रही है।
यदि आपको व्हाइट दिखाई दे रहा तो सर सही बात है, इनर स्क्वायर यदि व्हाइट और लाइट कलर है, क्या है इनर स्क्वायर यदि क्या है, या तो व्हाइट कलर का हो सकता है या लाइट कलर का हो सकता है। यदि ये दोनों चीज है तो आप यूज कर सकते हैं किसको, वैक्सीन को। किसको कर सकते हैं, वैक्सीन को यूज में कर सकते हैं यदि व्हाइट या लाइट एरिया है। लेकिन सर इनर स्क्वायर एरिया इक्वल डार्क हो गया, सर एकदम काला हो गया, डार्क हो गया है, तो नेवर यूज, कि फिर आप जो है कभी भी यूज में नहीं लोगे उस वैक्सीन को। ओके, तो यदि आपके लिए लाइट और व्हाइट एरिया है तो यूज में ले सकते हैं, यदि डार्क एरिया है तो उस कंडीशन के अंदर आप कभी भी यूज में नहीं लेने वाले हैं। और यही क्या कहलाती है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, कि आपने उस वैक्सीन की वाइल को मॉनिटर किया कि हां मैं वो यूज में ले सकता हूं या नहीं ले सकता, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। 9/12/1900 क्या दे रहा है, 95। चलिएगा, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट पीपीआई का राउंड हुआ था, फर्स्ट पीपीआई पल्स पोलियो जो है इम्यूनाइजेशन जो हुआ था, पीपीआई जो फर्स्ट राउंड हुआ था पीपीआई, वो कब हुआ था? किसी ने बोला है कि सर 9/12/1995, बिल्कुल, कि फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई इम्यूनाइजेशन की बात करता हूं इंडिया के अंदर जो कब आया था, 9 दिसंबर 1995 के अंदर पहला राउंड जो है वो खेला गया था। फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई की बात करते हैं तो 9/12/1995 के अंदर। लेकिन सेकंड फेज की बात करते हैं तो सेकंड फेज के अंदर कब आया था, 20 जनवरी 1996 के अंदर। ये सेकंड फेज थी। फर्स्ट फेज तो मैंने बता दी कि 9/12/1995 को थी, लेकिन सर सेकंड फेज कब थी, 20 जनवरी 1996 के। यस या नो, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा। और सर वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है वो किसके लिए यूज में ली जाती है, ओपीवी वैक्सीन के लिए यूज में ली जाती है। क्या क्वेश्चन क्लियर है, यस या नो, बता दीजिए फटाफट से। क्या आपको दिया गया क्वेश्चन क्लियर है? यदि क्लियर है तो फटाफट से हां कर दो, नहीं है तो ना कर दो, बोलो। तो यहां पर वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है हम इसके लिए यूज में लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कोऑर्डिनेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में जो है कौन सा हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए काम में जो है वो आता है? आंसर दीजिए। कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, बताइए आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर होगा कि सर प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलेक्टिन होता है या एस्ट्रोजन होता है? बी दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन की बात करते हैं डिलीवरी के बाद में तो कौन सा हार्मोन आता है सर, ऑक्सीटोसिन आता है। राइट आंसर की बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को पैदा करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन, कि ये ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोलेक्टिन ये मिल्क सिंथेसिस हार्मोन है, जो दूध बनाने का काम करता है, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको याद रखना। बिल्कुल मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन ही होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी सर यही करवाता है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स, कि बैग ऑफ जो मेम्ब्रेन होती है उस रप्चर्स कब होती है, बिफोर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, देन आफ्टर हेड इज इंगेज या विथ एक्सेसिव शो। आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल ग्लूकोकाइनेटिक हार्मोन भी बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, कमेंट कर दो फटाफट से, राइट आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए और बोलो फटाफट से। सभी ने गलत आंसर दिया है, पहले बात तो वो बता दूं। चलिए, यदि आप पढ़ो कि सर इवेंट्स इन
फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, कि कौन कौन से जो है वो इवेंट होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। और सबसे पहले क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। सभी को पता भी होगा, दिमाग मत लगाना ज्यादा कि सर सबसे पहले इवेंट्स की बात करते हैं तो सर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है आपको, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ABCD सभी आंसर है, चलेगा कि सर कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन जानते होंगे आप, गुब्बारे को पकड़ोगे तो गुब्बारा ऊपर से यदि आपने पंच किया तो इसका मतलब ऊपर से तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन नीचे वाला एरिया क्या होगा, डायलेट हो गया। अरे मान लो कि ये गुब्बारा था और एक सर इस तरीके का गुब्बारा है कि सर आपने यहां पर कॉन्ट्रैक्शन किया तो सर ऊपर वाला एरिया तो पिचक गया, लेकिन सर नीचे वाला एरिया क्या हो गया, डायलेट हो गया। तो ये तो आपका नॉन कॉन्ट्रैक्शन वाला है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो सर इसका मतलब जब जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो सर उस टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ रहेगा, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन रिंग बन जाती है। सर फर्स्ट आपने बता दिया कि जो क्या देखने को मिलता है कि सर कॉन्ट्रैक्शन आता। सर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में आता है सेकंड, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। क्या आता है, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। इस सर्विक्स का इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट जानते हैं कि अब जो है सर्विक्स शॉर्ट हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कि सर अब धीरे धीरे जो है वो सर्विक्स छोटा होता जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ चला जाता है और लोअर सेगमेंट के अंदर जो है वो जाने लग जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लोअर एरिया में, डायलेशन रिलैक्सेशन। बिल्कुल वाणी जी, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ आपके आया तो सर नीचे की तरफ डायलेशन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यस या नो, समझ में आ गया। सर उसके बाद में थर्ड इवेंट आता है सर्वाइकल डायलेशन। इफेसमेंट हो गया, अब सर सर्विक्स यहां पर क्या हो जाती है, डायलेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स का डायलेशन हो गया। और सर्विक्स के डायलेशन के बाद में आता है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या आता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन। अब बैग ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है कि सर फोर वाटर और हिंड वाटर एमनियोटिक फ्लूइड का डिवीजन हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फोर वाटर और हिंड वाटर अलग अलग हो जाते हैं। अब आपको आंसर देना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैंने सारी चीजें बता दी है, बताइए। अब जो है फटाफट से आंसर दे दीजिए। अब सही आंसर आना चाहिए विथ एक्सेसिव शो। बोला जा रहा है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन जब भी रप्चर होती है एक्सेसिवली शो आपको देखने को मिलता है। और बोलो, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। बोलो रे बोलो, जीवित हो। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ जी, अब की बार आ गया ना आंसर सही। तो सॉरी शक्तिमान बोलोगे कि नहीं बोलोगे, फटाफट से कमेंट करो, सॉरी शक्तिमान बोल दो, आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो कब रप्चर होती है, बिफोर या आफ्टर। अब बोलो कि बिफोर या आफ्टर। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही बताऊं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर होगा बिफोर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। अरे भैया जब सर्वाइकल डायलेशन हो गया तो तब कहीं रप्चर करवाना भैया, तब रप्चर करवा के भी क्या करोगे, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए पहले क्या करोगे, डायलेशन नहीं होने देना, बिफोर करोगे तभी तो आएगा मजा। अरे यदि बैग ऑफ मेम्ब्रेन आपने पहले ही रप्चर कर दी, डायलेशन हुआ ही नहीं, तो पानी अंदर ही घूमता रहेगा और आप जो है पानी पीते रहोगे, पानी पीते रहोगे। लेकिन गलत आंसर दिया सर, मैंने पहले ही आंसर ए दिया था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर फुल सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में आप जो है रप्चर करो ना भैया। तो राइट आंसर होगा ए। अरे भैया शो तो छोड़ो, बाद के अंदर आग लगाएंगे शो, ठीक है, ऊजिंग तो बाद में करेंगे, छोटी छोटी माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज को बाद में तोड़े फोड़ेंगे, पहले तो यहां पर काम जो है क्रियाक्रम चालू करो अपना, ताकि हम यहां आगे बढ़ सके। ओके, क्लास को लाइक नहीं करोगे क्या, बोलो। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन,
अचानक से ही होता है। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पार्टोग्राफ जो है वो यूज में लिया जाता है टू, क्यों यूज में लिया जाता है पार्टोग्राफ? असेस द फीटल वेल बीइंग लेबर, ठीक है, देन असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी, देन असेस इवेंट्स द प्रेगनेंसी, असेस द प्रोसेस ऑफ द लेबर। किस चीज के अंदर जो है वो यूज में लिया जाता है पार्टोग्राफ? क्यों यूज में लिया जाता है पार्टोग्राफ? आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, क्रियाक्रम पहले ही किया जाएगा, बाद के अंदर क्या है, कुछ ही नहीं है बाद के अंदर। चलिएगा, बी ऑप्शन दे रहे हैं, श्री बोली कि सर बी होगा, और वानी डी दे रही है, मिनिशा चौहान डी दे रही है, पूजा बी बोल रही है। आंसर दीजिएगा डी। डी कहां से होगा? असेस द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। अरे बिशॉप स्कोर थोड़ी पूछ रहा हूं, अरे बिशॉप स्कोर थोड़ी पूछ रहा हूं कि हाँ कितना स्कोर हो चुका है बिशॉप स्कोर। आंसर दीजिए डी ऑप्शन। अरे वाह, क्या पढ़ते हो तुम, किसने पढ़ाया था? अरे ओबीजी किससे पढ़ी थी आपने? चलिएगा, डी ऑप्शन दे रहे हैं अभी भी। इससे सिंपल एमसीक्यू क्या बताऊं रे तुम्हें, अबगार इस पर बता दिया मैंने, हद है तुम्हारे आगे। तो अब बी के ऊपर आ चुके हैं कि असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ। चलेगा, अब बी ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। चलेगा, यदि आपको पूछा जाए कि रेडीनेस फॉर द लेबर, यदि पहला क्वेश्चन यदि पूछे रेडीनेस फॉर द लेबर, कि हाँ हमें लेबर करवाना है, तो कौन सा स्कोर चेक किया जाता है? बिशॉप स्कोर चेक किया जाता है। कौन सा स्कोर चेक किया जाता है? बिशॉप स्कोर। लेकिन यदि आपको पूछे कि पार्टोग्राफ सर क्यों यूज में लिया जाता है, कि असेसमेंट किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सर डी ही होगा, बिल्कुल डी ही होगा। छाती ठोक के आप बोल सकते हैं कि डी ही होगा, कि यदि आपको चेक करना है, इंडिकेट करना है कि आपका लेबर कितना प्रोग्रेस हो चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसे ही सर्वाइकोग्राफ जो है हम बोल सकते हैं, सर्वाइकल डायलेशन के बाद में हम इसको चेक करते हैं। ओके, इंडिकेशन के तौर पर फीटल हर्ट की रेट की हम मॉनिटरिंग हम यहां पर करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन का स्टेटस चेक करते हैं कि मेम्ब्रेन इंटेक्ट है या नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, मैकोनियम है कि नहीं है, ब्लीडिंग है, रप्चर हुआ है, इन सभी का जो है हम इसके अंदर करने वाले। मेरा तो राइट है, वैसे तो ऑलमोस्ट ने ही जो है वो करेक्ट ही दिया था। सर कितना कंफ्यूज करते हैं हमें। नहीं नहीं, जान लेंगे क्या? नहीं डियर, जान नहीं लेंगे हम, ठीक है, जान नहीं लेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लूंगा तुम्हें, दो क्वेश्चन पूछ लूं, दो टर्म आपकी आती है, दोनों क्वेश्चन आप आंसर देना, ठीक है। एक होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ROM, एक होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तीन तरीके के लेबर आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। क्या तीन जो है स्टेज आपने पढ़ी होगी लेबर के अंदर। अब आपको जो है ये क्वेश्चन बताना है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज के अंदर होता है और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज के अंदर करवाते हैं। बोलो बताइए। सर घुमा देते हैं, अरे मैं तो घुमाऊंगा। दो टर्म मैंने आपको बता दी है, ROM और AROM, कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दो क्वेश्चन आपके लिए है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है कौन से स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होती है, 4 स्टेज में, तो आपको आंसर देना है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? फर्स्ट स्टेज के अंदर। लेकिन यदि आपको पूछे कि AROM कब होता है, तो AROM कब होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से छाप लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेज के अंदर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंदर रप्चर नहीं हुई है, तो फिर हम सेकंड स्टेज के अंदर आर्टिफिशियली रप्चर हम करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। जब भी रप्चर होगी मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी रप्चर होती है मेम्ब्रेन तो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है या घटता है? आंसर दो।
क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा से क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यदि रप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन के अंदर क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है या घटता है? आंसर दीजिएगा। कि मान लीजिए पहले पानी भरा हुआ था, जैसे ही आपने उस पानी की थैली को फोड़ दिया, सारा पानी बाहर निकल गया, और सर जैसे ही सारा पानी बाहर निकला तो उस कंडीशन के अंदर जो क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन आने की जो पावर है, वो बढ़ जाती है या घट जाती है? बताइए। बढ़ता है, बढ़ता है। बिल्कुल सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ध्यान रखना कि जब भी रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, तो हमेशा क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि सर वहां पर जितना भी फ्लूइड था वो एब्सेंट हो गया। अरे फ्लूइड जो था वो निकला कि नहीं? जहां पर पानी निकल गया तो इसका मतलब जोर तो उसी के ऊपर चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, तो फ्लूइड एब्सेंट हो जाने की वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? डिक्रीज नहीं होगा डियर। मैंने कारण भी बता दिया है, क्योंकि पानी निकल चुका है, फ्लूइड एब्सेंट हो चुका है, तो क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है? अगर आरओएम नहीं होता है तो हाँ देखो, यदि आरओएम करते हैं तो आर्टिफिशियल रप्चर और मेम्ब्रेन हो गया होगा, वो सेकंड स्टेज के अंदर ही हम काउंट करेंगे। ओके, यस या नो? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन किधर से भी पकड़े, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, विजडम आपके लिए मीटअप प्लान कर रहा है। लखनऊ के अंदर हम आप लोगों से मिलने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है आप करवा लीजिएगा। और आपको दिखाया गया है मधुबन गेस्ट हाउस, चांदबाग जो है रोड है, वहीं पर जो है ऑडिटोरियम रहेगा, जहां पर हम आप लोगों से मिलने वाले हैं। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओके, समझ में आया? तो जाते जाते क्लास को लाइक करते हुए जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।